सब ने हमारा स्वागत किया है, उसके लिए आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। साथियों, हमारा जो ये जत्था है ये 25 जुलाई से चला था और आज 5 अगस्त को आपके बीच में पहुंचा है। कई दिन से लगातार हम जत्थे के साथ सब महिलाएं चली हुई हैं, अपने बच्चे छोड़ के, अपने घर को छोड़ के आपके बीच में हम पहुंचे हैं। और इस जत्थे का जो मकसद है वो मुख्य तौर पे हम महिलाओं के बीच में और समाज में जिस तरह की सामाजिक कुरीतियां फैली हुई है, अंधविश्वास है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, पितरसत्ता, इस सब के खिलाफ हमारा ये जत्था एक अभियान के तौर पे एक बड़ा आंदोलन इन मुद्दों पे जनवादी महिला समिति की तरफ से छेड़ा जाएगा। साथियों, हमारा ये जत्था 23 जुलाई को चलना था। 23 जुलाई हमारा कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो हमारी जनवादी महिला समिति की संस्थापक सदस्य हैं, उनका स्मृति दिवस है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल उन महिलाओं में से एक है जो आजाद करवाया। आप सब जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज बनाई थी, उस फौज में महिलाओं की एक रेजिमेंट उन्होंने बनाई। उस रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। उस रेजिमेंट की कैप्टन थी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। वो पेशे से डॉक्टर थी और उन्होंने जीवन भर देश की आजादी के लिए और देश का जनवादी महिला समिति 1981 से लगातार जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो सामाजिक भेदभाव है, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और पूरे हरियाणा में, पूरे देश में जनवादी महिला समिति महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन है। और इस संगठन में बहुत सारी लड़ाइयां, मेरे ख्याल से आवाज गूंज रही है काफी ज्यादा, संतरी जो महिलाओं के खिलाफ बड़े बड़े अपराध करते हैं, उन सब को जेलों में भिजवाने का काम जनवादी महिला समिति ने किया है। और आप सब साथी उसका हिस्सा रहे हैं। पिछले दिनों आप सबको ध्यान होगा कि खेल मंत्री संदीप सिंह, जिन्होंने एक जूनियर कोच के साथ छेड़खानी की थी, उस मुद्दे को हमारे संगठन ने उठाया। 2017 में एक मामला आया जिसमें एक IAS ऑफिसर की बेटी वर्णिका कुंडू, जिनके साथ सुभाष बराड़ा, जो बीजेपी के अध्यक्ष रहे और राज्यसभा के सांसद हैं, उनके बेटे ने छेड़खानी की और उसको कार से निकाल के घसीट के ले जाने की कोशिश की। और जब उस लड़की ने विरोध किया, पुलिस को बुलाया, तो उसको पुलिस में FIR तक दर्ज नहीं की गई, क्योंकि वो एक बड़े मंत्री का बेटा है। उसके लिए भी हमारे संगठन ने संघर्ष किया, FIR दर्ज करवाई। आप सबको ध्यान होगा कि 2017 में वो FIR दर्ज हुई और आज हम ये देखते हैं कि उस लड़के को सरकार ने अपना वकील नियुक्त कर दिया, ADC नियुक्त कर दिया। उसके खिलाफ इस तथ्य के माध्यम से हमने आवाज उठाई और सरकार पे दबाव पड़ा और सरकार को उसको हटाना पड़ा। ये हमारी उपलब्धियां हैं। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ फतेहाबाद में भी हमें ऐसा संगठन, एक मजबूत संगठन हमें बनाने की जरूरत है, जो हम महिलाओं के मुद्दों को उठा पाए। इसलिए मैं आप सब बहनों से, भाइयों से ये अपील करती हूँ कि यहाँ पे जनवादी महिला समिति के काम को आप आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ
मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे समाज सुधारक हुए हैं। उन समाज सुधारकों में से एक बाबा भीमराव अंबेडकर, उनको हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे बड़े सामाजिक न्याय के पक्षधर कोई नहीं हुए। उन्होंने महिलाओं के लिए, दलितों के लिए उन्होंने काम किया। और आज हम अगर ये सोचें कि वो सिर्फ दलितों के नेता हैं तो ये हमारी भूल होगी। हम ये कहना चाहेंगे कि वो दलितों के नहीं, हम सब के नेता हैं, खास तौर पे हम महिलाओं के, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सबको जब संविधान दिया, उस संविधान में बराबरी के अधिकार दिए बिना किसी भेदभाव के। लेकिन संविधान के अलावा उन्होंने हिंदू कोड बिल 1951 में वो लेके आए, और उस हिंदू कोड बिल में आप सबको ध्यान हो कि उसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया, उसमें महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार दिया गया, उसमें पतियों का जो बहु विवाह है उसको रोका गया। लेकिन उस समय पे उसका विरोध हुआ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कानून पास नहीं करवा सकता तो मुझे कानून मंत्री रहने का अधिकार नहीं है, और उन्होंने इस्तीफा दे के हमारे लिए काम जारी रखा। दलितों के लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया। आज सामाजिक जत्थे के, इस न्याय जत्थे के माध्यम से हम उनको याद करते हैं। हम सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। हम ज्योतिबा फुले को याद करते हैं, जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया। हम फातिमा शेख को याद करते हैं, जिन्होंने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को अपना घर दिया, महिलाओं की जो शिक्षा है उसको जारी रखवाने के लिए। तो जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं, हम आज उन सब को याद करते हैं और उन सब महिलाओं को, पुरुषों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किया। साथियों, एक दो बात और कहना चाहूंगी। महिलाओं को आज तक जो भी हासिल हुआ है वो संघर्षों से हासिल हुआ है, और आज भी जो हमारी स्थितियां हैं उसको बदलने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। इसी बात के लिए कि संघर्ष करने के लिए हमें जानना होगा, शिक्षित होना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा, तब जाके हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और संगठन के साथ मिलके हम मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे। क्योंकि जो महिलाएं हैं उन्होंने सब अपने जो अधिकार है, यहाँ तक कि जो कपड़े पहनने का भी अधिकार है ना, वो भी लड़के लिया है। एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी। केरल की एक घटना है, बहुत साल पहले की बात है। केरल में जो महिलाएं थी, खास तौर पे जो दलित महिलाएं, उनको ऊपर के कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, और महिलाओं को कहीं भी जाना है, कुछ भी काम करना है तो उनको बिना कपड़े पहने ऊपर के बाहर जाना पड़ता था। और अगर कोई महिला कपड़े पहनने की हिमाकत करती तो उस महिला को टैक्स देना पड़ता था। उस प्रथा के विरोध में आप समझिए कि कितनी ज्यादा असहनीय पीड़ा उन महिलाओं की होती होगी, कितना अपमान उन महिलाओं को झेलना पड़ता होगा। लेकिन उस प्रथा के विरोध में वहां पे एक महिला हुई नगेली, उसने इसका विरोध किया, और जब उसने विरोध में कपड़े पहने तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। और जब उस महिला के ऊपर टैक्स लगाया, उसने कहा मैं टैक्स नहीं दे सकती और ना मैं टैक्स दूंगी, तो उन्होंने कहा कि फिर आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे।
तो उस महिला ने उसी समय अपने स्तन काट के उनके सामने फेंक दिए कि जिनको देखने के लिए हमें आप लोग नंगा घुमाते हो तो आप पकड़ो, ये आपके लिए है। इस तरह के जो संघर्ष है, इसके बाद वहाँ पे महिलाओं ने संघर्ष किया, आंदोलन किया और महिलाओं ने कपड़े पहनने का अधिकार हासिल किया। ये संघर्ष है महिलाओं के, ये संघर्ष है दलितों के, जिससे हमें इस समय पे बात करने की आवश्यकता है। साथियों, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, अधिकार सब है कागजों में, लेकिन असल में आज भी जो हमारी स्थिति है महिलाओं की, वो दोयम दर्जे की है। आज भी अगर हम देखेंगे कि जो संपत्ति में अधिकार है वो असल में नहीं है। 100 में से 70 काम हम महिलाएं करती हैं। सुबह सबसे पहले उठती हैं, रात को सबसे बाद में सोती हैं और पूरे काम घर के निपटा के जब हम सोती है ना, बिल्कुल शरीर ऐसे चमचम करता है। और जब हमारे से कोई पूछता है कि क्या काम करती हो, तो हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं करते। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस घर के काम की कोई कीमत नहीं है, इसलिए हम कहते हैं। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई लेक्चरर है, उसको उसका पैसा मिलता है। बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो पैसा मिलता है, लेकिन जो हम घर में काम करते हैं उसकी कोई कीमत नहीं, उसका कोई पैसा नहीं। और कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा, मतलब जो शराब पिए पड़ा रहे पूरा दिन, वो भी हमें 2 थप्पड़ मार के उस घर से बाहर निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस घर का मालिक है और हमारे नाम उस घर में कुछ नहीं है, एक कून भी नहीं है। तो आजादी के 70 साल बाद भी आज 1% महिलाएं ही संपत्ति की अधिकारी हैं। ज्यादा महिलाओं के पास संपत्ति नहीं है। आप में से भी जितनी बैठी हैं, चाहे किसी भी पद पे हैं, चाहे गृहिणी है, चाहे किसी बड़ी नौकरी में है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को जो खुद की कमाई है उसको खर्च करने का अधिकार नहीं है। आप ये देखिए कि आज भी 100 में से केवल 65 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। आज भी 35% महिलाएं अनपढ़ हैं। आज भी हम ये देखते हैं कि दहेज के कारण हर साल 7,000 महिलाएं मारी जाती हैं। आज भी हम ये देखते हैं कि हर साल पेट के अंदर 4.5 लाख महिलाएं, लड़कियां मार दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये समाज उनको पैदा नहीं करना चाहता। आज भी बहुत सारी हमारी महिलाएं जिनके नाम पहले बतेरी, दापा, बोती, अंचाई, इस तरह के नाम जो है वो आपको मिल जाएंगे। और जो नई लड़कियां जो पैदा हुई हैं उनके नाम क्या रखते हैं? बसकर, काफी, माफी, एनफकोर। इसका मतलब क्या है कि हम उनको पैदा नहीं करना चाहते, हमें और लड़कियां नहीं चाहिए। इसका अर्थ बहनों ये है कि अभी भी समाज में हमारा जो दर्जा है वो दोयम है। आज भी वंश चलाने के लिए लड़का चाहिए। आज भी मोक्ष अगर लेना है तो चिता जो है वो लड़का जलाएगा। कुछ थोड़े बहुत बदलाव आए हैं, ज्यादा नहीं आया। और वो जो बदलाव आए हैं वो हमारे समाज सुधारक या जो हमारे सामाजिक आंदोलन जो हुए हैं उनकी बदौलत आए हैं। इसलिए बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं जो हमें दूसरे दर्जे का रखती हैं, उनको हमें बदलने की जरूरत है। हम सब महिलाओं को उसमें पहलकदमी लेने की जरूरत है। इस तरह के जो नाम रखे जाते हैं उसको बदलवाने की जरूरत है। हम ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि जो दहेज है,
उसकी वजह से जो बेटियां मारी जाती हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब तो दहेज खत्म हो गया, लेकिन हम फरीदाबाद की तरफ गए, वहां महिलाओं ने बताया कि आजकल तो जो बारात है, जो दूल्हा है, वो हेलीकॉप्टर में आने लग गया। अब जो दूल्हा है वो हेलीकॉप्टर में उतरे है नीचे, और दुल्हन ने भी हेलीकॉप्टर पे लेके जावे है। करोड़ों करोड़ों रुपए एक शादी के ऊपर खर्च होते हैं। अभी गुड़गांव का एक मामला आया, उस परिवार ने 35 लाख रुपए दहेज के तौर पे दिए, क्रेटा गाड़ी दे दी, लेकिन दूल्हा जो है वो इनकार कर गया शादी से। क्यों? बोला 55 लाख रुपए अभी कैश दो, दूसरी और बड़ी गाड़ी दो। तो उस लड़की ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और शादी करने से इनकार कर दिया। ये हमें करने की जरूरत है। बहनों, जो दहेज है या कन्या भ्रूण हत्या है या हमारी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके ऊपर इतने अपराध बढ़े हैं कि पिछले 15 दिन में 25 घटनाएं ऐसी आई हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियां जो 3 से लेके 6 साल तक की वो बलात्कार की शिकार हुई है। अब देखिए कि उनके मुंह के जो दूध के दांत है वो नहीं टूटे और उनको ऐसी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, उनकी हत्याएं तक हो जाती है, वो जिंदगी भर से उभरती नहीं है। अभी पानीपत की घटना आई, उसमें एक बेटे ने मां के साथ बलात्कार कर दिया। ये नतीजा है कि जो नशाखोरी पूरे समाज में बढ़ने लग रही है, ये उसका नतीजा है। जो अपराध बढ़ने लग रहे हैं कि अपराध करो और खुले घूमो, क्योंकि ऊपर जितने भी मंत्री संतरी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए बहनों, हमें आज ये आवाज उठाने की जरूरत है। अभी हम ये देखते हैं कि आज धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो न्याय है वो उसके आधार पर सुनिश्चित नहीं किया जा रहा। कोई दलित महिला है, कोई अल्पसंख्यक महिला है, तो उसको न्याय मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। 2002 की आपको याद दिलाना चाहूंगी। 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम के दंगे, और उन दंगों में एक महिला बिल्किश बानो, उसके साथ 19 लोगों ने बलात्कार किया। वो उस समय पे गर्भवती थी, उसकी 3 साल की बच्ची को पटक पटक के मार दिया। उसके भाई का 1 महीने का बच्चा, उसको पटक पटक के मार दिया। उसके परिवार के 13 लोगों की हत्या कर दी उसकी आंखों के सामने। उसकी माँ के साथ, बहन के साथ, भाभी के साथ, सबके साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी। और वो महिला किसी तरीके से बच गई और उसने महिला समिति के साथ मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ी और 2012 में उनको जेल में भिजवाया। लेकिन आप देखिए 10 साल बाद 2022 में जब हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस समय पे उन दलितों को छोड़ दिया सरकार ने। ना सिर्फ छोड़ा बल्कि क्या कहा कि ये तो संस्कारी ब्राह्मण है, क्या हो गया एक मुस्लिम महिला के साथ अगर कर दिया तो। आप सोचिए उस महिला के दिल पे क्या बीती होगी। हमारे संगठन ने, जनवादी महिला समिति ने उसके लिए दोबारा न्याय की लड़ाई लड़ी और हमारी जो उपाध्यक्ष है सुभाषिनी अली सहगल, जो परसों इस जत्थे के समापन कार्यक्रम में हिसार में आएंगी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली और वापिस उन दरिंदों को जेल में भिजवाया। ये काम है जनवादी महिला समिति का। बहुत बार हम सोचते होंगे कि हमारी ये 2-4 बहनें जो हैं ये लगी रहती है, कुछ पर्चियां काटती हैं, कुछ छोटे मोटे काम करती होंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम सड़क से लेके संसद तक लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हमारे संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए
सब बहनों से अपील करती हूँ कि जिस भी गांव में, जिस भी कॉलोनी में आप बैठी हैं, वहाँ पे ये संगठन बनाइए, इस संगठन को मजबूत बनाइए। और जो 14 साल से ऊपर कोई भी लड़की, कोई भी महिला है, उसको संगठन के साथ जोड़िए। जोड़ने में कोई ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल 2 रुपए की सदस्यता है हमारे संगठन की। वो 2 रुपए की सदस्यता इसीलिए है ताकि गरीब से गरीब महिला भी संगठन के साथ जुड़ पाए और अपने हकों की लड़ाई लड़ पाए। तो बहनों, आप सबसे मैं अपील करते हुए दोबारा से कि आप संगठन के साथ जुड़े और सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप हमारे साथ चले। और अपने पुरुष भाइयों से भी अपील करती हूँ कि इनके घरों में जो महिलाएं हैं उनको संगठन के साथ जोड़े, इनकी रिश्तेदारी में जो महिलाएं हैं उनको भी संगठन के साथ जोड़े, उनको भी घर से बाहर निकाले। क्योंकि महिलाएं जब तक शामिल नहीं होंगी इस लड़ाई में, तब तक ये परिवर्तन की लड़ाई अधूरी है। इसको अगर हमने लड़ना है तो हम मिलजुल के ही इसको लड़ सकते हैं और मिलजुल के ही हम अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए।